मेरे आत्मीय मित्रों, नमस्कार। आज 19 मई 2020 है और आज के इस AFEIS के लाइफ मैनेजमेंट में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों, फिलहाल हम लोग दिमागी रूपी चुंबक पर बात कर रहे हैं और आइए आज देखने और समझने की कोशिश करते हैं कि इस चुंबक का निर्माण होता कैसे है। हालांकि एक बात आप अभी तक जान चुके हैं कि यदि हम अपने दिमागों में उठने वाले विचारों को एक निश्चित दिशा दे देते हैं और साथ ही एक तरह के विचार के विरोध में जो दूसरे विचार उठते हैं उन्हें उठने से रोक देते हैं या नष्ट कर देते हैं, तो हमारे दिमाग में के जो विचार होते हैं वो व्यवस्थित रूप से जमते चले जाते हैं और इस तरह से चुंबक का निर्माण होता चला जाता है। अब सवाल ये उठता है कि हमारे दिमाग में ये विचार आते कहाँ से हैं, बनते कहाँ से हैं, प्रवेश कैसे करते हैं, वहाँ बने कैसे रहते हैं। फिर आइए थोड़ी सी इन बातों पर विचार करते हैं। दोस्तों, कभी कभी जब मैं कुछ लोगों की जीवनियों के बारे में सुनता हूं और पढ़ता हूं तो बड़ा आश्चर्य सा होता है कि दरअसल इनके साथ ऐसा हुआ कैसे। कुछ दिनों पहले ही मैं टीवी पर एक प्रोग्राम सुन रहा था, देख रहा था, जो महबूब खान के बारे में था। महबूब खान साहब के बारे में आप जानते होंगे, उन्होंने मदर इंडिया फिल्म बनाई थी जो हिंदुस्तान की क्लासिकल फिल्म मानी जाती है, मदर इंडिया, जिसे कई फिल्म फेयर अवार्ड मिले और महबूब खान साहब को खुद इसके लिए बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला था। और जो मदर इंडिया फिल्म है, आपको मालूम है कि ये भारत की जो किसान हैं और भारत की जो वास्तविक स्थिति है उसका बड़ा यथार्थवादी चित्रण करता है। महबूब खान की बड़ी विचित्र सी बात यह थी, कहा जाता है, जो जैसा कि मैंने सुना है, कि वो पढ़े लिखे नहीं थे। मतलब यहां तक कि शुरुआत में तो उन्हें हस्ताक्षर तक करने नहीं आते थे। टीवी पर जो बताया जा रहा था वो ये कि फिल्मों के प्रति उनमें इतना ज़्यादा लगाव होता था कि वो अपने एक परिचित के साथ बॉम्बे आ गए और वो बस खड़े खड़े लोगों को देखते रहते थे। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, फिल्म एक्टर हैं, एक्ट्रेसेस हैं, डायरेक्टर हैं, केवल उनको खड़े खड़े देखते रहना ही उनका काम था। अब आप देखिए कि उनके अंदर फिल्म की ये भावना आ गई, खड़े खड़े फिल्म वालों को देख रहे हैं। उसी में एक दिन किसी की नज़र पड़ गई तो उन्होंने एक छोटा सा रोल दे दिया। जब वो छोटा सा रोल दे दिया तो वो सामने खड़े हो गए। भीड़ में खड़ा होना था, फिर वो भीड़ में खड़े हो गए। लेकिन उनके खड़े होने का भी अंदाज भी कुछ ऐसा था कि जब उस स्क्रीन पर उन्हें देखा गया तो डायरेक्टर ने सोचा कि यार ये लड़का कुछ अलग किस्म का दिखाई दे रहा है। खैर, बात आई गई हो गई। फिर एक बार ऐसे ही डायरेक्टर साहब को कुछ एक घोड़े से संबंधित कुछ एक्शन करने की बात आई। उन्होंने भीड़ से पूछा कि भाई इस पे ये काम कौन कर सकता है। तो वही लड़का बिल्कुल उछल करके आता है सामने और कहता है कि इसको मैं कर सकता हूं। और फिर उन्होंने उसको किया और करने के बाद आप यूं कह लीजिए कि फिल्म में उनको एंट्री मिल गई। अब आप देखिए कि शुरू से वो खड़े खड़े फिल्म वालों को देख रहे हैं। ये विचार है, उनके अंदर एक प्रेरणा है, मोटिवेशन है, आप जो भी इसे नाम देना चाहे वो है। और किस तरीके से जो उनके अंदर ये भाव है वह फिर आगे की यात्रा पर उनकी उंगली पकड़ करके उन्हें ले जाता है। ये उंगली नहीं पकड़ रहे हैं। देखिए, एक समय तक तो होता है कि आप उंगली पकड़े रहते हैं, इसके बाद आप उनकी उंगली छोड़ देते हैं, वह आपकी उंगली पकड़ता है। प्रेरणा के साथ एक बहुत अच्छी बात है। एक बार यदि वह प्रेरणा आपके गहरे उतर जाती है तो आप देखेंगे कि फिर उस दिशा में ऑटोमेटिक तरीके से आप आगे बढ़ते चले जाते हैं। आप चाहें या न चाहें आप उसका साथ नहीं छोड़ सकते, वो खुद ब खुद आपको आगे लेता चला जाता है। तो दोस्तों, जब मैं इस तरह के जीवनियों को पढ़ता हूं तो मुझे बहुत आश्चर्य नहीं होता, बशर्ते कि थोड़ी सी उनकी पृष्ठभूमि को हम देखें, गहराइयों में जा करके समझने की कोशिश करें। और मुझे लगता है कि जब हम इस तरह की कोशिश करते हैं तभी बात बनती भी है। अदरवाइज तो सुपरफिशियल तरीके से लगता है कि भाई ठीक है, उनमें एक इच्छा थी, उनमें एक प्रबल इच्छा थी और वो ऐसा करते थे और जब आप ऐसा करेंगे तो कभी न कभी तो किसी की नज़र पड़ेगी ही। बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप फिल्म इंडस्ट्री के लोगों के संघर्ष को देखिए, अभी भी जो संघर्ष कर रहे हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं जो फिल्म परिवार से आए हुए हैं, उनको बड़े आसानी से फिल्म में एंट्री मिल जाती है, उनको अच्छे रोल भी मिल जाते हैं, लॉन्च करने वाले मिल जाते हैं, उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूं। जिनकी कोई फिल्म की पृष्ठभूमि नहीं है, वहाँ वो किसी को जानते नहीं हैं और कितने संघर्ष करते रहते हैं, लंबे समय तक संघर्ष करते रहते हैं और संघर्ष हजारों में करते हैं और उनमें से इक्के दुक्के लोग ही फिर उभर कर सामने आ पाते हैं। तो दोस्तों, वो कौन सी ताकत है जो उन्हें संघर्ष से विमुख नहीं करती है? वो डेफिनेटली कोई ना कोई गहरी प्रेरणा ही होगी।
तो देखिए, अब ये हमारे दिमाग में जो इस तरह के विचार बनते हैं या किसी पर्टिकुलर विचार के प्रति जो हमारा आकर्षण होता है, मुझे ऐसा लगता है फ्रेंड्स कि उसमें जिस वातावरण में हमारी परवरिश होती है उसका बहुत बड़ा योगदान होता है। देखिए, जिस वातावरण में परवरिश की बात मैं कर रहा हूं, तो आप ये मत समझिए कि वह परवरिश या वह वातावरण केवल माता पिता तक सीमित है, केवल परिवार तक सीमित है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपका पूरा का पूरा परिवेश जिसके साथ आप इंटरेक्ट कर रहे हैं, आपका पूरा गांव हो सकता है, आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, एक पर्टिकुलर एज तक आप जिनसे भी मिलते जुलते हैं वो हो सकते हैं, और इसमें कोई एक नहीं होता है, ये सारे लोग होते हैं और सारे लोग मिलकर हमारे दिमाग में किसी एक ऐसे विचार को जन्म देते हैं जिससे हम अपने आप को आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि नहीं यार, ये बात कुछ है। और देखिए, जो आइडेंटिफाई करने की बात है, ये हर कोई एक जैसा आइडेंटिफाई नहीं करता, सब अपने अपने ढंग से आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे अगर मैं अपने बारे में जब विचार करता हूं तो पाता हूं कि हमारा परिवार तो एक व्यावसायिक परिवार था, लेकिन हमारा जो गांव था वो गांव दूसरे आसपास के गांव से बहुत अलग था। अलग इस मायने में था कि हमारे गांव में ही हमारे गांव आसपास के जो जमींदार थे वो रहा करते थे। उनकी एक बड़ी गढ़ी थी, हम लोग बोलते थे, महल तो नहीं था लेकिन अच्छा खासा बड़ा मकान था। उनका बहुत जबरदस्त किस्म से सम्मान होता था, और यूं कह लीजिए कि आसपास के गांव में उनकी जबरदस्त पकड़ थी। जब तक वो जीवित रहे तब तक उस आसपास के गांव में, हमारे गांव में कभी पुलिस वाले नहीं आए, यानी कि अगर कुछ झगड़े हो भी जाते थे, कुछ अपराध भी, तो उसे लाल साहब ही निपटा दिया करते थे, इतना दबदबा था उनका। और हमारे गांव में प्राइमरी स्कूल था, फिर मिडिल स्कूल था, एक अस्पताल भी था, डाक घर भी था, जो पटवारियों का जो क्षेत्र होता है वो पटवारी का क्षेत्र भी था। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि इसके कारण हमारे गांव का जो वातावरण था वो बिल्कुल अलग किस्म का हो गया था। मतलब कुछ पढ़े लिखे किस्म के लोग रहते थे। हमारी दुकान थी, दुकान में बहुत काफ़ी जगह होती थी, बहुत बड़ा आंगन था। तो शाम को गांव के जो पढ़े लिखे लोग होते थे ये रोजाना हमारे घर पर आते थे, कह लीजिए दुकान पर आते थे, दुकान और घर एक ही होता था। टीचर्स आ जाते थे, प्राइमरी स्कूल के भी, मिडिल स्कूल के भी, डाकघर के जो डाक बाबू थे वो आ जाते थे, डाकिया भी 2 दिन में एक बार आता था, वो भी शाम को आ जाता था जब वो आता था डाक लेकर के। तो पटवारी और जो इंस्पेक्टर होते थे वह भी आ जाते थे, जो कंपाउंडर होते थे वह भी आ जाते थे, और इस तरीके से एक अच्छा खासा वातावरण बन जाता था जो गांव के वातावरण से बिल्कुल हटकर था, जिसे आप कह सकते हैं एक तथाकथित एक एकेडमिक किस्म का वातावरण बन जाता था। और जब मैं छोटा था तो देखता था कि यार ये लोग, इनका बड़ा सम्मान है गांव में, इनको लोग इज्जत के साथ देखते हैं, और देखिए लोग कितने अच्छी अच्छी बातें करते हैं यहाँ इकट्ठे होकर के, कैसी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं ये लोग, एंजॉय कर रहे हैं। डाक से अखबार आता था उसी समय, तो एक टीचर थे, वीरेंद्र सिंह उनका नाम था, जो हमें अंग्रेजी पढ़ाया करते थे, वो उस अखबार को पढ़ा करते थे, और इसके पढ़ने के बाद फिर वो अखबार लाल साहब के यहाँ चला जाता था। तो मुझे लगता है कि ये जो वातावरण था इसने कहीं ना कहीं दिमाग में इस विचार को डाला कि नहीं, ये जो काम है, जो पढ़ाई लिखाई का काम है या जो सरकारी नौकरी का काम है, ये एक अच्छा काम है, इससे आपको प्रतिष्ठा मिलती है, आपको एक रिकॉग्निशन मिलती है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उस वातावरण का प्रभाव मेरे दिमाग पर पड़ा होगा, और उसने मेरे दिमाग में एक पर्टिकुलर किस्म के विचार की पृष्ठभूमि तैयार कर दी। तो दोस्तों, ऐसा सब के साथ होता है, और आप सबको चाहिए कि अगर आप सच में अपना मूल्यांकन करना चाहते हैं तो इस तरह की स्थितियों को थोड़ा सा देखने और समझने की कोशिश करें, तो आप अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकेंगे। तो दोस्तों, आज के लाइफ मैनेजमेंट में बस इतना ही, इजाजत चाहूंगा। नमस्कार।